वेलकम बैक स्टूडेंट टू द थर्ड लेक्चर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेज एंड इन टू प्रिविलेज। देखिए अभी तक एक बार हम आपको रिवाइज करा दें कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं 14 जुलाई 1789 का इवेंट, पर अभी तक हमको ये नहीं पता चला है कि रियली में 14 जुलाई 1789 को जो बास्टिल पे जो युद्ध बास्टिल में जो धावा बोला गया था, उस पर हमला किया गया था, वो हुआ क्यों था और 1789 को ही क्यों, 1789 से पहले आखिर क्यों नहीं कर पाया था। क्योंकि हम अभी समझ चुके हैं कि सोसाइटी इस तरह से बांटा हुआ था 3 स्टेट में, सिर्फ थर्ड स्टेट ही टैक्स पेयर था, गरीब से उस पर अत्याचार हो रहा था, तो पहले क्यों नहीं। ठीक, और ये मिडिल क्लास क्या है, ये इन विशेष का क्या मतलब होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रिविलेज थे, कुछ विशेष अधिकार था, प्रिविलेज मतलब स्पेशल राइट, कुछ स्पेशल राइट था, तो उसको कैसे खत्म कर दिया गया, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस सब में किन लोगों ने सपोर्ट किया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं था कि इससे पहले 1789 से पहले लोग, या इससे बहुत पहले लोग आवाज़ नहीं उठाते थे, उससे भी पहले लोग आवाज़ उठाते थे, कोशिश करते थे। ठीक है, लेकिन किसी चीज़ के लिए कोशिश करते थे, विद्रोह करने के लिए, तो विद्रोह करने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन होता है ना, जब तक एक लीडर नहीं रहता है तब तक नहीं हो पाता है। ठीक है, क्लास भले ही लोग बोले कि मॉनिटर तो अपना ही है, मॉनिटर तो अपना ही है, लेकिन मॉनिटर से थोड़ा तो डर रहता है ना, इसीलिए टीचर्स या प्रिंसिपल जो होता है वो क्लास में मॉनिटर बनाया रहता है। ठीक है, तो मॉनिटर रहता है तो एक क्या करता है, संभाल के रखता है, वो एक लीडर के रूप में काम करता है। सेम चीज़ यहाँ भी है। पहले भी जो पीजान्स थे या वर्कर थे, उनको लगता था कि हम पे जाति हो रही है, हमसे ही सिर्फ टैक्स लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, उसके साथ साथ खेती भी नहीं किया जा रहा, तो वो समझते थे। लेकिन उनके पास क्या था, पहला बात खाने की कमी थी। ठीक है, और लीडरशिप नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था जिससे कि वो अपना जो विचार है उसको फैला सके। ठीक है, लेकिन यही चीज़ थोड़े दिन बाद हुआ जब एक ग्रुप, एक सोशल ग्रुप आया जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं। आप बोलेंगे मिडिल क्लास समझे, ये इनविसेज क्या होता है। इनविसेज सिंपली मीन्स ग्रोथ, यानी मिडिल क्लास का ग्रोथ, ग्रोइंग अप मिडिल क्लास ग्रोथ, जी हाँ वही समझे। और रियली में अगर इनविसेज का थोड़ा डीप मीनिंग में जाइएगा तो इनविसेज आता है इक्वलिटी के सेंस में। जो आप किसी एक आदमी जो बहुत ऊपर है और आप नीचे से उठते उठते उसके आंख में आंख डालने का जरूरत पड़ता है, आंख में आंख डालने का समझते हैं ना, इक्वालिटी लाने का, उसको बोला जाता है इनविसेज। तो अभी देखेंगे कि वो मिडिल क्लास जो कि एक सोशल ग्रुप था, थर्ड क्लास से ही ये कहता है मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास है वो एक सोशल ग्रुप है, समाज का ही ग्रुप है, सोशल ग्रुप है। कहाँ से, फ्रॉम थर्ड स्टेट, तीसरे स्टेट से। और वो क्या किया, धीरे धीरे इक्वल होते गया और आंख में आंख मिलाने के जो राजे होते हैं, नॉवल होते हैं, क्लर्की होते हैं, उन लोगों से आंख में आंख मिलाने का के काबिल हो गए। अब प्रिविलेज का एंडिंग, ये तो सिंपल में आपको समझ आ ही रहा है प्रिविलेज का एंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिडिल क्लास इनविसेज, ठीक है, तो समझते हैं मिडिल क्लास है क्या। तो मिडिल क्लास एक सोशल ग्रुप है, या सिंपली बोल सकते हैं एक ग्रुप है। कहाँ, थर्ड स्टेट का। ठीक है, ग्रुप सोशल ग्रुप फ्रॉम थर्ड स्टेट या विद इन थर्ड स्टेट। जो आप बोलेंगे कि थर्ड स्टेट में तो सब गरीब गरीब ही था, नहीं ऐसा नहीं था। मैंने आपको बताया था थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन भी थे, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, मर्चेंट्स भी थे, लॉयर भी थे, प्रोफेशनल भी थे, कुछ बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स पीजान सर्वेंट भी थे, लेकिन उसके साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। ठीक है, तो सोशल ग्रुप फ्रॉम थर्ड स्टेट हु बिकम्स प्रॉस्पेरस। अब देखिए उस टाइम में क्या हुआ था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब इंडस्ट्री सब बढ़ गया था। और उस टाइम में जो सिल्क था और ऊल था उसका बहुत ज़्यादा डिमांड था। अमीर अमीर जो लोग रहते थे वो सिल्क और ऊल खरीदते थे। और एक और चीज़, इंडस्ट्री बढ़ने के कारण ओवरसीज ट्रेड जो होता है, मतलब पानी में जाके एक जगह से दूसरी जगह जाके ट्रेड करना, व्यापार करना, मर्चेंट जो होते थे उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। और थर्ड स्टेट में ही मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर सब आते थे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम था कि अपने आप को एक बूस्ट दे सके, अपने आप को बढ़ा सके। तो सोशल ग्रुप जो थर्ड स्टेट थे, जो प्रॉस्पेरस हो गए, प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध हो गए, उनके पास पैसा आ गया, शिक्षा आ गया, मतलब चारों तरफ से सुखी हो गए, उसी चीज़ को बोलते हैं प्रॉस्पेरस, मतलब समृद्ध। प्रॉस्पेरस हु बिकम्स प्रॉस्पेरस, जो प्रॉस्पेरस हो गए, प्रॉस्पेरस एंड had a prosperous या बोल सकते रिच and has access to education and had access to education। एजुकेशन भी उनके पास आ गया, मतलब पढ़ लिख लिए वो, एक्सेस टू एजुकेशन। और ऑफकोर्स पहले भी एजुकेटेड लोग थे, जैसे अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स रहते थे वो पहले भी एजुकेटेड थे, लॉयर्स रहते थे वो पहले से भी एजुकेटेड थे। और ये जो था उस टाइम में मर्चेंट्स जो थे, मैन्युफैक्चरर जो थे, वो और उसमें शामिल हुए और ग्रोथ हुआ उनको। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉस्पेरस हुए कैसे। तो अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ दे बिकम प्रॉस्पेरस, ठीक है, अगर थर्ड क्लास के लोग प्रॉस्पेरस कैसे हो गए, तो मैंने बता भी दिया है कि उस टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इसलिए
ओवरसीज ट्रेड मतलब समुद्रों में जो जाके व्यापार होता था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पहले आपको पता है ना, समुद्र में ही व्यापार होता था, उतना तो पहले ट्रेन वगैरह भी नहीं था, और समुद्र से व्यापार करना सेफ भी रहता था, उतना ज़्यादा नहीं पर इजीली हो जाता था, ज़्यादा बिना पैसा खर्च किए हुए। तो हाउ दे बिकम प्रॉस्परस, तो पहला तो बाय अर्निंग मनी, वो पैसा कमा रहे थे। कहाँ से? अर्निंग मनी, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, मैंने लिख दिया है कि बाय अर्निंग मनी या वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड मैंने बार बार बोल दिया है कि जो समुद्र में जाके व्यापार करते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, ऊल के, ऊन के, चाहे सिल्क के जो कपड़ा थे, टेक्सटाइल थे, उनको बढ़ा के। ठीक है, जो लेते कौन थे? तो ऑफकोर्स जो छोटे छोटे परिवार के हैं, किसान हैं, पीजान से, वो तो नहीं लेंगे। कौन लेंगे? रिचर मेंबर जो होते थे, जो अमीर लोग होते थे सोसाइटी के, वो लेते थे। तो पहचान बन गया था। अब देखिए, अब एक तो हुआ कि ये सब अमीर हो गए, अमीर हुए लोगों को, अमीर अमीर लोगों को बेच रहे हैं, तो पहचान बन गया। ठीक है, तो अमीर है। अब सोसाइटी में देखिएगा, जो अमीर हो जाता है उसका अपने आप वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, मैं वैसे जातिवाद को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई बहुत छोटे जाति से है, मैं कोई जाति का नाम नहीं लेता हूँ, जैसे माना जाता है, वैसे जाति वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ माइंड का वहम है एक। ठीक, तो मान लीजिए कोई छोटे जाति से है, आज भी हम लोग जानते हैं, भले ही बोल दिया गया है कि सब इक्वल है, लेकिन माना नहीं जाता है। तो अगर एक छोटी जाति का है, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू अपने आप सोसाइटी में बढ़ जाता है। वो अगर अछूत जाति से भी है, अगेन अछूत जाति से मेरा ऐसा नहीं है कि उनको अछूत रहना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी ऐसा मांगता है, अब वैसा कुछ नहीं है। तो वो जाति अगर बड़ा हो जाता है तो लोग उसके साथ खाना पीना भी पसंद करते हैं, चाहे वो नेता हो या कोई हो। तो अमीर होना एक चिन्ह है कि आप आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा बात ये था कि अभी तो कुछ लोग हुए थे ना, कुछ वर्ग, और इस वर्ग में कौन कौन था? मिडिल क्लास में कौन कौन थे? तो मेन थे मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर करते थे, और मर्चेंट्स। एग्जाम्पल कौन कौन हो गए? मैन्युफैक्चरर्स प्रॉस्पेरस हुए, एंड मर्चेंट्स या ट्रेडर्स जो बोल सकते हैं, ये सब। बाकी सोसाइटी में अब कोई ऐसा रिवॉल्यूशन आपको लाना है, जैसे कि 14 जुलाई 1789 को हुआ था कि पूरे देश के खिलाफ, पूरे राजा के खिलाफ खड़ा होना है, तो आपको तो लोगों का बहुत ज़्यादा साथ चाहिए ना। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लोगों को एक साथ लाने का काम करता है दो चीज़। एक एजुकेटेड मेंबर जो थे थर्ड स्टेट के, जिसके बारे में मैंने बताया, लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, और कुछ फिलोसफर के बारे में आप जानते ही होंगे, जो कुछ आइडिया फॉरवर्ड करते हैं स्पेशल बुक के माध्यम से या किसी और माध्यम से। तो इन लोगों ने बहुत हेल्प किया। कौन कौन? एजुकेटेड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, एजुकेटेड ग्रुप ऑफ थर्ड स्टेट कौन कौन रहे होंगे? तो बहुत सारे थे। मैं जैसे एग्जांपल में लॉयर्स हो गए, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ठीक है, जो प्रशासन में, शासन में काम कराने में मदद ले रहे थे, वो तो ऑफकोर्स पढ़े लिखे होंगे ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, तभी तो वो चला रहे थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हुए, ये सब इटी से जो सब पढ़े हुए लोग थे। अब जैसे लोग शिक्षा प्राप्त कर लेता है, आप लोग ही शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहे हैं? जिससे कि अच्छे से लाइफ जिया। बहुत सारे लोगों का मोटो होता है, कंसेप्ट रहता है कि हम लोग अच्छा खाने के लिए, अच्छे से कमाने के लिए, पैसा हो ज़्यादा, इसके लिए पढ़ते हैं। जी नहीं, आपका जो 10% है, आप वो एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं अपने 10% मोटो से। रियली में जो एजुकेशन होता है उसका मतलब होता है कि आप एक अच्छा पोजीशन मेंटेन करके रखे अपने सोसाइटी में। ठीक है, लोगों के इससे आचार विचार के लिए आप बहुत पैसा रखे हुए हैं, लेकिन आप अगल बगल वाले को गाली दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आपको सब बेवकूफ़ी समझेगा। तो एक आचार विचार भी होता है जो लोगों के साथ रहता है, एजुकेशन का वही मतलब ही है। ठीक है, तो सारे एजुकेटेड ग्रुप जो थे, ठीक है, अब वो लोग समझे कि चलो हम भी उतना ही पढ़े हुए हैं जितना राजा के या कोई और पढ़ा हुआ है। पहले तो ये समझते थे कि नोबल है तो चलो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, क्लर्की है तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, तो पढ़ा हुआ है तो ऑफकोर्स उसके पास ज़्यादा मेरिट है, ज़्यादा उसके पास विशेषता है, तो चलो उसको हम प्रिविलेज दे सकते हैं, कुछ स्पेशल राइट है क्योंकि उसके पास स्पेशल क्वालिटी है। अब तो हम लोग भी उतना ही बराबर है, हम भी एजुकेटेड है, हमारे पास भी वही क्वालिटी है। तो क्वालिटी के हिसाब से क्या होना चाहिए? सबका इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इक्वालिटी होना चाहिए तो ऐसा क्यों है, अंतर क्यों है आखिर हम में या किसी दूसरे वर्ग में? तो इन्होंने सारे एजुकेटेड ग्रुप जो थे, ऑल एजुकेटेड ग्रुप बिलीव किए, ठीक है, बिलीव दैट नो ग्रुप या नो पीपल। जैसे पहले आप देखें ना कि सोसाइटी जो था 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड में क्लर्की और नॉबिलिटी रहते थे और उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उल्टा चर्च लेता था पैसा, ठीक है, और जमीन बहुत हाई टैक्स पे देता था। तो नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड, कोई भी ग्रुप प्रिविलेज पे जस्ट बिकॉज आप उस ग्रुप में जन्म लिए हैं। जैसे पहले यहाँ पे माना जाता था इंडिया में कि आप ब्राह्मण परिवार में लिए हैं तो आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, आप ऊंचे दर्जे से देखा जाएंगे। ऐसा क्यों है? ठीक है, अगर ब्राह्मण परिवार से कोई है
ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि ब्राह्मण परिवार के खिलाफ हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कोई ब्राह्मण परिवार का है तो उस कंडीशन में अगर वो अच्छा है, आगे जाके अच्छा काम करता है, तो ऑफकोर्स उसको क्वालिटी मिलना चाहिए, हाई सोसाइटी में हाई पोजीशन मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं बन पाता है, वो गुंडा बन जाता है, तो क्या नहीं बन सकता है? कि हाँ बन सकता है। तो उस कंडीशन में उसको जन्म से ही प्रिविलेज देना, स्पेशल राइट देना सही नहीं होगा। ठीक है, तो नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज, कोई भी ग्रुप प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, स्पेशल राइट नहीं देना चाहिए। कहाँ से? बाय बर्थ, जस्ट बिकॉज वो उस सोसाइटी में, उस ग्रुप में जन्मा है, नोबिलिटी में जन्मा है, तो उसको नोबल वाला अपने आप जन्म से अधिकार देना चाहिए, दे दिया जाए, ये सही नहीं है। सभी सोशल ग्रुप, बट ये किसका बिलीव था? मिडिल क्लास का। बट सोशल पोजीशन, समाज में जो स्थान है किसी का, ठीक है, कि आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, आपको भैया बोलते हैं, आपको दादा बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, ये किस पे डिपेंड करना चाहिए? शुड डिपेंड ऑन हिज मेरिट, डिपेंड करेगा किस पे? मेरिट पे, उसके क्वालिटी पे, ऑन हिज और हर मेरिट, उनके मेरिट पे। ये था किसका मानना? एजुकेटेड मेंबर्स का। पर ऑफ कोर्स एजुकेटेड मेंबर्स कुछ ही थे। आप जानते हैं 90% पॉपुलेशन जो था वो क्या था? किसान ही था। तो उस कंडीशन में ये सब चीज़ किसानों के पास भी जाना था, जो उतना पढ़े लिखे होते नहीं थे। तो इस चीज़ में मदद किया फिलोसफर्स ने। ठीक है, फिलोसफर्स कैसे मदद किया? अभी हम लोग 3 फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे। वो लोग अपना बुक लिख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किए, जिससे कि लोगों को भी लगा हाँ ये तो गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। पहले लोग बिलीव ही नहीं करते थे, उनको होता था कि मेरा भाग्य है ऐसा, हम लोग थर्ड स्टेट में जब जन्म ले ही लिए हैं किसान के परिवार में, तो हमारा ऐसा ही भाग्य है। ठीक है, हमारे फेट में ही ये लिखा हुआ है कि हमको गुलामी काटना है। पर जब ये फिलोसफर आए, फिलोसफर कुछ बुक के द्वारा इन्फ्लुएंस किए लोगों को, तो उन लोगों को लगा हाँ सही बात है, हम लोग को भी तो इक्वल राइट देना चाहिए, हम भी तो इंसान ही हैं। ठीक, तो पहले ये एजुकेटेड मेंबर में आया, धीरे धीरे पूरा ये समाज में फैला। ऑल्सो द फिलोसफर्स, और ये फिलोसफर्स हम लोग अभी 3 पढ़ना है। चिंता नहीं कीजिए, नाम आपको याद हो जाएगा। कितना इजी लग रहा होगा ना हिस्ट्री, 8-7 की कंपेरिजन में बहुत इजी लग रहा होगा हिस्ट्री। एकदम स्टोरी पूरा कंसेप्चुअल है, ऐसा नहीं है कहीं पे इलॉजिकल जा रहा है, सब कुछ लॉजिकल जा रहा है कि कैसे 70-89 का हुआ था, कौन कौन मदद किया, कैसे वो लिंकअप होते जा रहा है। मज़ा आ रहा होगा हमारे हिसाब से, एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी के जैसा। तो ऑल्सो द फिलोसफर्स, जो फिलोसफर्स थे वो मदद किए। और इसमें 3 फिलोसफर के बारे में अब ऑफकोर्स कुछ कुछ नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ टर्म तो याद रखना रहता है। उसी तरह से यहाँ 2-3 नाम है। ठीक है, और वो उतना हैवी नाम नहीं है जितना आप 7 में मुगल सब का याद करते थे। बहुत ईजी है, इंग्लिश ईजी होता है उर्दू या हिंदी के कंपेरिजन में। तो ऑल्सो द फिलोसफर्स हेल्प, फिलोसफर जो थे वो मदद किए किस चीज़ के? लोगों को, हेल्प देम टू ग्रो देयर आइडिया। इनका विचार जो था एजुकेटेड ग्रुप का, उसको एक पुश जो चाहिए था, एक बूस्टअप जो चाहिए था, वो दिया फिलोसफर्स ने। हेल्प देम टू ग्रो देयर आइडियाज फर्दर, और आगे बढ़ाए। ठीक है, और उसमें कौन कौन थे? 3 थे। हम लोग अभी तीनों के बारे में, तीनों कौन कौन किताब दिए थे इसके बारे में, और उनका क्या इसमें विचार था इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिलोसफर 3, एक थे जॉन लॉक, एक और थे, 2 और थे, एक थे जीन जैकस रूसो, और आपको जे रूसो भी बोल सकते हैं। ऑफकोर्स आप जे थॉमसन नहीं बोल लीजिएगा, वो केमिस्ट्री का चीज़ है। ठीक है, जॉन जैकस रूसो। ठीक है, ये दूसरे हुए। और थर्ड आप ऐसे ही रूसो भी याद रख सकते हैं, आपको अगर हैवी लगे, सीधा रूसो, जॉन लॉके इजी वर्ड है। ठीक है, और एक है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, तो मुझे उम्मीद है उतना आपको भारी नहीं लगा होगा। ठीक है, जितना 7-8 में हिस्ट्री लगा था वैसा नहीं। जॉन लॉके है, जैकिस रूसो है और मॉन्टेस्क्यू है। इनका अपना अपना किताब था, और बाय किताब, ठीक है, थ्रू किताब, ठीक है, किताब के थ्रू, बुक के थ्रू इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। ऑफकोर्स ये ज़्यादा के 3 आदमी है या ऐसे ही 10 आदमी है, 20 आदमी है, तो वो जाके हर एक लोग को बोले, इतना सारा बात समझाए, तो वो मुश्किल है। तो इसीलिए तो बुक्स बना हुआ है कि एक लार्ज मेंबर ऑफ सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करे। तो यहाँ जैसे जॉन लॉके की बात करें, तो जॉन लॉके लिखे थे, रोट 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब ये 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो बुक है, इन्होंने बहुत सारा आइडिया दिया। हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे। सॉरी, मैं गवर्नमेंट का GOVT लिख दिया हूँ, इसका मतलब समझ लीजिए। आप गवर्नमेंट आप पूरा लिखेंगे, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने 2 चीज़ को मेन आइडिया रखते हुए, 2 चीज़, जैसे नाम है 2 ट्रीटीज, तो आप याद रख सकते हैं, 2 चीज़ को खिलाफ किया, 2 चीज़ के आगे प्रोटेस्ट किया। पहला चीज़ था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन रिफ्यूजेज। ठीक है, या बोल सकते हैं अगेंस्ट, वो रिफ्यूजेज अगेंस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन क्या है? डॉक्ट्रिन सिंपली मीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, सिद्धांत जो होता है वही डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। और डिवाइन क्या है? डिवाइन मतलब आप सुने होंगे, डिवाइन मतलब देवी है, मतलब देवी देवता जो होते हैं वो भगवान। तो पहले ये माना जाता था कि देखो राजा जो है ना, राजा भगवान के द्वारा भेजा जाता है, और वो जो है वो राज करने के लिए आया हुआ है, तो उसको मान लेना चाहिए कि हमारा भगवान है।
तो इसको इन्होंने बहुत अच्छे से कटाक्षिया बोला, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो ना बात है, वो भी राजा भी हमारे तरह ही इंसान है, उसको क्यों भगवान माना जाए। तो ये चीज़ पहले माना जाता था, जी हाँ आपको अजीब लग रहा होगा अभी, लेकिन पहले माना जाता था कि जो राजा है वो भगवान के बराबर है, भगवान ने ही उनको भेजा है दूसरे लोगों पे राज करने के लिए, वहाँ पे अच्छे चलाने के लिए। इसी चीज़ को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, और इस चीज़ को पूरी तरह से रिफ्यूज किए जॉन लॉक अपने बुक में ट्रूटिटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ वो किए, ठीक है, रिफ्यूज किए, वो था एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। ठीक है, रिफ्यूजेज एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। अब ये क्या है, तो एब्सोल्यूट मतलब टोटली राइट किस चीज़ का, मोनार्क का। मोनार्क मतलब राजा या रानी जो होगा वो। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, पहले माना जाता था कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो राजा के पास रहेगा, राजा जो बोल दिया वो होना ही होना है। जैसे आज है ना, आज जो है हमारे जो सोसाइटी अगर देखेंगे आप, तो कानून कहीं और बनता है, आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, वो कानून उसके बाद लागू कहीं और होता है। ठीक है, पुलिस या वो सब मेंटेन करने में काम करता है, और उसको मेंटेन करने में जो जुडिशियरी यानी कोर्ट मदद करता है। तो ये तीनों चीज़ अलग अलग होता है। पहले क्या था कि राजा के पास ही सारा राइट रहता था, कानून भी वही बनाएगा, ठीक है, कानून इंप्लीमेंट भी, लागू भी वही करेगा, और देखभाल भी यही करेगा। तो इन्होंने जॉन लॉके ने अपने बुक में ये चीज़ गलत बताया कि नहीं ऐसा थोड़ा ना है, अब राजा को आप भगवान मान रहे हैं कि वो जो बोल रहा है वही सही है, तो वो कुछ गलत डिसीजन भी ले सकता है। तो ऐसा नहीं है कि राजा के पास सब पावर रहने देना चाहिए। पावर सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। इससे क्या कहने मतलब है, पावर शुड बी डिसेंट्रल, पावर शुड नॉट बी सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, पावर जो है एक जगह नहीं रहना चाहिए, पावर को बांट देना चाहिए, कुछ बॉडी बना देना चाहिए पॉलिटिकल बॉडी, और उसमें बांट देना चाहिए, जैसे आज हम लोग के सोसाइटी में है भी। ठीक है, जिसको आप लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बोलते हैं, वहाँ पे सब चीज़ में है। लेजिस्लेटिव लॉ बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करने का, और फाइनली जुडिशरी जो है वो क्या करता है, लॉ को देखता है कि वो अच्छे से चल रहा है या नहीं, कोई कानून या बिल को। जॉन जेके रूसो, इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, एक बुक लिखे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को। रोट लिखे थे क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको नाम से ही लग रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक बातचीत पे, एक समझ पे होना चाहिए, एक समाज में जो समाज होना चाहिए वो। तो इन्होंने इसमें ये बताया कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट होना चाहिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, एक समाज में जो एक बांध होता है उस पे, किसके इसके बीच में, तो लोगों जो पीपुल है और उसके रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे आज प्रधानमंत्री या कोई हम लोग एमपी चुनते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनते हैं या एमएलए चुनते हैं, तो वो एमएलए या एमपी कहाँ से चुना जाता है, तो वो ऑफकोर्स हम लोग अपने मत के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से चुनते हैं। तो वहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो जानते हैं कि हम किसको खड़ा कर रहे हैं, किसको जिता रहे हैं हमको रिप्रेजेंट करने के लिए। आप अगर किसी दूसरे आदमी को किसी भी एरिया से किसी एमपी को खड़ा करते हैं, ठीक है, और एमपी को जिताते हैं, वो क्यों, क्योंकि आपका जो मन है उससे उनका आइडिया मिलता रहता है। तो सेम चीज़ ये बताए, अगेन ये बहुत पहले का बात है, मैं 18th सेंचुरी का बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग 21st सेंचुरी में। तो प्रपोज्ड बताए अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ GOVT, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होना क्या चाहिए, तो बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज में जो एक समझ होना चाहिए उस पर होना चाहिए, किसी बीच में, तो बिटवीन पीपल एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो उसको दिखा रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आज पूरे देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये हो गया जॉन जेके रूसो का, आपको काम आएगा। थर्ड है मोंटेस्क्यू। ठीक है, मोंटेस्क्यू जो थे वो मोंटेस्क्यू एक लिखिए, आप देखिए इसमें आपको याद, ऐसा भी नहीं है कि ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉके का है तो इसमें आपको याद करने में दिक्कत होगा। ट्रू ट्रीटीज है, ठीक है, जॉन लॉके का है, ठीक है, उसमें क्या आइडिया दिया हुआ है, ये चीज़ क्या आइडिया दिया हुआ है, तो दो ट्रीटी वाला तो दो कुछ होगा। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड हो। मोंटेस्क्यू का था स्पिरिट ऑफ लॉज, क्या लिखे थे ये, इनका जो राइटिंग था, रोट स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ द लॉ। स्पिरिट तो समझते ही होंगे, आत्मा जिसको बोला जाता है, सोल, स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें इन्होंने बताया यही चीज़, ये आइडिया जो जॉन लॉके में थोड़ा थोड़ा फील आ रहा था, वो चीज़ ये सीधा बोल दिया कि पावर कभी भी सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, एक जगह नहीं होना चाहिए। जो राजा है उसके पास सारा पावर नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये बटा हुआ होना चाहिए किसी बॉडी में। तो लिखे ये सजेस्टेड लिखे या प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोज किए क्या चीज़, दैट पावर, जो पावर है शुड बी डिवाइडेड, पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उम्मीद है आप इस सबको जानते हैं। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है यानी लागू करता है, और जुडिशरी का काम है कि उसको मेंटेन करना, जिसमें कोर्ट वगैरह है। तो ये चीज़ हुआ, ठीक। ये तीनों बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए। अब बात है कि ये 3 बुक लिखे, इससे तो ये होगा कि जो एजुकेटेड मेंबर थे उनको ये खबर चला जाएगा, वो बुक पढ़ के ले लेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो परसेंटेज था अगेन पॉपुलेशन का, वो कौन था? वो तो गरीब थे, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, या उनके पास टाइम ही नहीं रहता था पढ़ने लिखने का। तो उनके पास ये आइडिया कहाँ से जाएगा? तो उनके पास कैसे ये आइडिया गया? और वो चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे आइडिया गया होगा। सिंपल है, उनके लिए पढ़ाया जाता था जोर जोर से। जो समाज है उनके बीच में, जब समाज रहता था, जैसे सैलून है या चाय का दुकान है जहाँ पे वो लोग बैठते थे, उनके लिए वो सब चीज़ जोर जोर से पढ़ाया जाता था, ठीक है। न्यूज़पेपर से पढ़ाया जाता था, न्यूज़पेपर में जब ये आर्टिकल सब आता था तो पढ़ाया जाता था, जिससे कि वो लोग भी जागरूक हो, इनलाइटेंड हो। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन अभी भी कि हाउ आइडियाज ऑफ फिलोसफर स्प्रेड, फिलोसफर का जो आइडिया था वो कैसे लोगों तक गया, अब आपको थोड़ा थोड़ा लिंकअप हो रहा होगा कि अच्छा ऐसे ही हुआ होगा। फाइनली लोग जमा हो गए थे उस दिन और अटैक कर दिए थे। अब आगे बास्टिल पे ही अटैक क्यों कर दिए, फौजी को ही क्यों मारना चाहे, ठीक है, वो कन्फ्यूजन भी जल्द ही दूर होने वाला है। जो मैंने आपको बताया था ना कि राजा भेजे थे अपना ट्रुप्स, ठीक है, यानी अपना फौज, वो क्यों भेजे थे और लोगों ने उसको कैसे रिसीव किया। तो चलिए, हाउ आइडियाज ऑफ फिलोसफर स्प्रेड, कैसे बढ़ा, ठीक। तो वो हुआ कैसे? तो बाय डिस्कशन इन सैलून एंड कॉफ़ी हाउसेस। डिस्कशन होता था, बातचीत होता था, ठीक है। अब कोई चीज़ निकला, जॉन जाके शुरू से कुछ बोले, अब उन पे किसी आदमी को अच्छा लगा, कोई बोले हाँ ये तो सही है, तो दूसरा आदमी भी उस पर विचार रखा कि हाँ यार बहुत दिन से गुलामी काट रहे हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो डिस्कशन होने से किसी बीच में डिस्कशन इन सैलून्स पे तो गरीब लोग सब लोग आते हैं, ठीक है। एंड कॉफ़ी हाउसेस, तो वहाँ डिस्कशन होता था तो लोगों के बीच में और ज़्यादा था। और हम लोग देखेंगे कुछ क्लब थे, जैकोबिन क्लब, वो सब भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। दूसरा जो था थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर, तो बुक्स में तो लिखाया जाता है, बुक लिखे ही थे वो लोग, थ्रू बुक्स और न्यूज़पेपर में भी इनका आर्टिकल आता था। और तो जो गरीब होते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनके लिए जो था वो पढ़ा जाता था इस चीज़ को, रीडिंग बुक्स, ठीक है, या न्यूज़पेपर या बुक्स को पढ़ा जाता था उनके लिए, ठीक है। इन ग्रुप में जमा कर दिया जाता था, ठीक है, जैसे आज भी होता है जब कोई चीज़ मैसेज देना रहता है, ठीक है। वैसे ये पुराना पैटर्न है कि लोगों को जमा कर लो और फिर कोई चीज़ चिल्ला के बोल दो। तो रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर इन ग्रुप्स, ठीक है, और लाउडली, जोर जोर से। किसके लिए? फॉर दोज हु कुड नॉट रीड, उनके लिए जो पढ़ नहीं सकते थे। अब देखिए, यहाँ से आप एक चीज़ समझिए कि जो समाज का पोर्शन था, थर्ड स्टेट भी, वो सब भी अब जागरूक हो गया था, और इंग्लिश में बोले तो इनलाइटेंड हो गया था। जब इनलाइटेंड हो गया था, जागरूक हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, तब अब हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। ये सब विचार चल ही रहा था कि आप थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर को देखे तो इसमें से आपको याद आएगा कि राजा टैक्स बढ़ाना चाहता था। क्यों टैक्स बढ़ाना चाहता था? खजाना खाली था, ठीक है। खजाना क्यों खाली था? युद्ध में लड़ाई में पैसा चला गया था, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत सारा चीज़ फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। तो इस चीज़ के कारण जब राजा बोला कि हम टैक्स बढ़ाएंगे, तो ये लोग और बौखला गए कि अरे एक तो बराबरी होना चाहिए, सभी स्टेट को देना चाहिए, सभी जो ग्रुप है, स्टेट है, सभी को टैक्स देना चाहिए, और हमसे ही टैक्स ले ही रहा है और बढ़ाएगा नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, यही नहीं हो पाएगा, ये सही नहीं है, ठीक। तो यही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दिया कि सारे लोग जो से इनलाइटेंड हो गए थे, जागरूक हो गए थे, इसलिए जब किंग बोले कि टैक्स बढ़ाना है, सबको बोला है, तो सारे प्रोटेस्ट किए, सारे उसके खिलाफ गए कि नहीं टैक्स नहीं बढ़ाने देंगे। पर राजा का हुक्म है तो जाना तो पड़ेगा, ठीक है, तो हाँ जाना पड़ेगा। अब देखिए, तो क्या ऐसा था, आपको लग रहा हो क्या ऐसा था कि राजा अपने सीधा बोलता कि अरे टैक्स बढ़ाना है और टैक्स बढ़ जाता? नहीं, ऐसा भी नहीं था। जब ओल्ड रिजिम की बात हो रही है, ओल्ड रिजिम याद हो आपको, ओल्ड रिजिम 70-89 से पहले का बात हो रहा है। तो इन ओल्ड रिजिम अभी युद्ध नहीं हुआ है, अभी मई ही चल रहा है, ठीक है। जुलाई में हुआ था ना युद्ध, अभी मई ही चल रहा है, हाँ अभी मई चल रहा है, नहीं शायद, हाँ 2020 में चल रहा है। अभी हम लोग वैसे बात करें मई 70-89 की, मई 70-89 का भाई हम लोग बात कर रहे हैं। तो ओल्ड रिजिम में जो टैक्स था उसके लिए राजा अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता था, बल्कि वो एक पॉलिटिकल बॉडी बुलाता था, जिसको हम लोग स्टेट जनरल बोलेंगे, ठीक है, जो तीनों स्टेट से रजामंदी लेके और टैक्स बढ़ाता था। चलिए इस चीज़ को और समझते हैं। तो देखिए, इन ओल्ड रिजिम
मोनार्क, द मोनार्क यानी वो राजा या रानी जो भी हो, डिड नॉट हैव राइट नहीं होता था, उनके पास अधिकार नहीं होता था या पावर नहीं होता था, डिड नॉट हैव पावर टू इम्पोज टैक्सेस। ठीक है, पहले जो था ओल्ड रिजिम में 79 से जितना पहले अभी तक हुआ था, इससे पहले अगर आप बात करें कि मीटिंग कब हुआ था टैक्स बढ़ाने के लिए, तो 1614 में, जी ठीक सुने, 1614 में इससे पहले हुआ था और अब 1789 में होने वाला था। तो मोनार्क डिड नॉट हैव पावर टू इम्पोज टैक्सेस, तो कैसे बढ़ाएगा वो, टैक्स बढ़ाना है तो, ठीक है, तो नहीं बढ़ा सकता था, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिज विल, अपने मन से, अकॉर्डिंग टू हिज विल। तो आपको अगर पूछा जाए कि मीटिंग क्यों बुलाया गया था, टैक्स बढ़ाने के लिए, क्यों टैक्स बढ़ाने की मीटिंग क्यों, अपना राजा खुद क्यों नहीं ले लिया, ठीक है, ये पावर की टैक्स बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकता था, अपने इच्छा से के हिसाब से नहीं कर सकता था, विल अलोन, ठीक है, ऑफकोर्स डिसीजन वही लेता, ठीक है, लेकिन जो होता है ना एक कि लोगों का सहमति, वही सहमति, लोगों का सहमति करने का मतलब स्टेट जनरल का, बट ही हैड टू कॉल, उसको बुलाना पड़ता था क्या चीज़, टू कॉल अ मीटिंग, ठीक है, और वो मीटिंग किसका होता था, स्टेट जनरल का, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, ठीक है। स्टेट तो हमको समझ आया जनरल क्या है, और ये दोनों मिलके क्या है, स्टेट जनरल सिंपली एक पॉलिटिकल बॉडी है, जैसे आज लोकसभा राज्यसभा है ना, उसी तरह से, जैसे उसमें मेंबर्स होते हैं ना, इसमें भी मेंबर्स होते थे, तो स्टेट जनरल जो थे वो क्या था, अगर समझना है हम लोग को कि स्टेट जनरल क्या होता है, तो स्टेट जनरल अभी समझिए कि एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसको बुलाया जाता था तब तक बुलाया जाता था जब टैक्स बढ़ाने का जरूरत होता था। तो अब पॉलिटिकल बॉडी एक राजनीतिक बॉडी था जिसका काम क्या होता था, ठीक है, जो तीनों स्टेट से मेंबर्स बुलाता था और टैक्स बढ़ाने का काम करता था, टू विच 3 स्टेट्स, जो तीनों स्टेट्स थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। अगेन रिप्रेजेंटेटिव, मैंने जैसे बोला कि जैसे फर्स्ट स्टेट है वहाँ से नोबेल कुछ आ गए, कलर की जो समझते थे कि हाँ हमारे समाज में ये बुद्धिमान आदमी है उसको भेज दो, तो स्टेट सेंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव। और ऑफकोर्स इस बार थर्ड स्टेट जो था इसमें बहुत सारे लोग समृद्ध हो गए थे, तो वही लोग आएंगे, वो एजुकेटेड लोग जो थे वही लोग आएंगे, क्योंकि सभी लोग समझते थे कि जो पढ़ा लिखा हुआ वो हमारे लिए अच्छा ही निर्णय लेगा, ठीक है, टैक्स नहीं बढ़ने देगा। रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट जनरल एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। अभी भी शांत था, अभी सब उतना हल्ला पे नहीं आया था, सबको लग रहा होता, मन ही मन नहीं होता रहता कि अरे नहीं ये सही नहीं हो रहा है, ठीक है, जो टीचर बहुत होमवर्क दे दिया, अरे यार ये सही नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना, ठीक, तो वो बात रहती है। तो सेंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव और विच पासेस, और उसके बाद क्या करता था, ये पास करता था, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। सेंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव एक पॉलिटिकल बॉडी था जिसको तीनों स्टेट अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता था। विच पासेस, जो आप जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, विच पासेस क्या पास करता था, प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल पास करता था, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर न्यू टैक्सेस, नए टैक्स के लिए प्रपोज करना, देना कि हाँ टैक्स बढ़ना है या नहीं, ठीक है। और ये मीटिंग ऑन 5 मई, जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 मई 1789 को, ठीक है, बुलाया गया था बाई किंग, ऑन 5 मई 1789 किंग कॉल्ड स्टेट जनरल, ठीक है, स्टेट जनरल। अब अगेन स्टेट जनरल में होने कौन कौन वाले हैं, तो तीनों स्टेट के मेंबर्स, ठीक है। तो स्टेट जनरल का मीटिंग आया, इससे पहले भी ये हुआ था क्या, जी हाँ, इससे जस्ट पहले का अगर बात करें तो 1614 में ये हुआ था, ठीक है। तो किंग कॉल्ड स्टेट जनरल असेंबली बुलाए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ये तीनों रहते थे इस मीटिंग में, इस असेंबली में, ठीक है। स्टेट, फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर्स आए इस बार, ठीक है। सेकेंड स्टेट से फिर से 300 मेंबर्स आए, जो बुद्धिमान रहते थे वो, और नोबेल की लड़की है तो अक्सर बुद्धिमान, ठीक है। थर्ड स्टेट लोग मानते थे, थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स आए। अब बोलेंगे ऐसा क्यों है, ऐसा भेदभाव क्यों, अरे बेचारे वैसे भी है, और आपको ये और समझ में आ जाएगा कि 600 नंबर से आप नहीं रखिए। पहले जो था ओल्ड रिजिम में वो ऐसा नियम चलता था कि सभी एक स्टेट के पास एक वोट होता है, जिससे आपको लग रहा होगा कि इसके पास 300 मेंबर है तो 300 वोट होना चाहिए, इसके पास भी 300 मेंबर है तो 300 वोट होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेट के पास 300 वोट, सेकंड के पास 300 वोट और थर्ड के पास 600 वोट, ऐसा नहीं था, इसीलिए तो झगड़ा हो गया और बेचारा राजा मर गया। यही चीज़ ये मांगा था सब। फर्स्ट स्टेट को पास एक वोट, फर्स्ट स्टेट पूरे के पास एक वोट, सेकंड स्टेट के पास भी एक वोट और थर्ड स्टेट के पास भी 1 वोट। अब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स तो देना नहीं है, ठीक है। अब जब आपको किसी डिसीजन से मतलब ही नहीं है, तो आपको जब बोला कि हाँ भाई देश का इससे भलाई हो रहा है, ठीक है, तुमको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुमको ये काम कर लेना है, तो बोले हाँ ठीक है कर लेंगे। तो वही चीज़ है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को सिर्फ हामी भरना था कि हाँ टैक्स बढ़ाया जाए, और भोगना किसको पड़ेगा, थर्ड स्टेट को, क्योंकि टैक्स पेयर कौन था, सिर्फ थर्ड स्टेट। तो
ऐसा हुआ कि थर्ड स्टेट को पहली बात जब ये बोला गया, किंग बोला कि जैसे पहले हुआ था ओल्ड रिजिम में कि सबके पास एक एक वोट होता था, सेम सी अभी भी होगा, 3 वोट होगा पूरे असेंबली में और सब अपना वोट देगा। लेकिन जो थर्ड स्टेट में थे, इस बार थर्ड स्टेट में आए कौन थे, तो ये 600 मेंबर जो थे, ये थे प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड पीपल, और ये लोग बुक सब पढ़ के आए थे, पढ़े लिखे थे, और उनका आइडिया सुन के आए थे। एजुकेटेड पीपल जैसे जॉन जैकेस रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको पढ़ के आए थे ये लोग। वो लोग बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हर एक लोगों का एक बराबर में वोट होना चाहिए। जब आप 3 स्टेट को इक्वल नहीं दिए हुए हैं, इसको बहुत अधिकार रहता है, नोबिलिटी को, क्लर्की के पास बहुत अधिकार रहता है, थर्ड स्टेट सबसे नीचे माना हुआ है। जब आप स्टेट को इक्वल नहीं कर रहे तो लोगों को तो इक्वल ट्रीट कीजिए। इस 300 मेंबर भी इक्वल होगा, ये 300 मेंबर भी और 600 भी, सबका वोट इक्वल होगा। तो ये इन्होंने मांगा। तो हम इसी चीज़ को लिखते हैं कि पैटर्न ऑफ वोटिंग, वोटिंग का पैटर्न, वोट होता था जी टैक्स बढ़ा जाए या नहीं इसके लिए डिसाइड करना। तो पैटर्न ऑफ वोटिंग इन पास्ट, तो क्या पैटर्न होता था कि ईच स्टेट हैड 1 वोट, ईच स्टेट हैड 1 वोट, जिसका सबका बराबर वैल्यू होता था, ऑफ इक्वल वैल्यू। यानी इसका भी एक वैल्यू, इसका भी एक वैल्यू, इसका भी एक वैल्यू। मतलब अगर 2 वोट अगर एक दिशा में चले गए, मतलब जो एक ही चीज़ हो रहा है ना, या तो टैक्स बढ़ेगा या तो नहीं बढ़ेगा, 2 चीज़ है, टैक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। 2 आदमी बोल दिया कि टैक्स बढ़ेगा, फर्स्ट और सेकेंड, या कोई भी, तो टैक्स बढ़ना है, ठीक है, यही मेजोरिटी का रूल था। पर ऑफकोर्स ये दोनों तो बोलेगा कि हाँ हाँ टैक्स बढ़ाओ, कौन इनको देना है, ठीक है। पर ये थर्ड स्टेप इस बार तैयार नहीं हुए, अब तो पढ़ लिख लिए थे। थर्ड स्टेट जो थे इस बार 70-89 के मीटिंग में, अभी तक जो था 70-89 से पहले जब भी मीटिंग हुआ था, और एक बार जैसे कि मैंने आपको बोला 1614 में हुआ था, तो सब ऐसे ही मीटिंग हुआ था, ऐसे ही जो था टैक्स बढ़ाया भी गया था। लेकिन बट थर्ड स्टेट, तीसरे स्टेट के जो इस बार आदमी थे मेंबर, वो ये डिमांड किए कि नहीं, डिमांडेड फॉर कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, वोट करवाने के लिए, कंडक्टिंग वोट या कंडक्टिंग वोट बाय असेंबली, असेंबली समझते हैं ना, जब ग्रुप जमा होता है उसे बोलते हैं असेंबली, एज ए होल, ठीक है, मतलब पूरे असेंबली वोट देगा, यानी 600 मेंबर जो हुए वो पूरे 1200 आदमी वोट देंगे। असेंबली एज ए होल को कंडक्ट करना होगा, वोट दिलवाना होगा। एंड इच पर्सन, हर एक स्टेट नहीं, इच पर्सन हैज 1 वोट, ठीक है, हर एक मेंबर के पास, हर एक लोग के पास, इच मेंबर वुड हैव 1 वोट, ठीक है। ये थर्ड स्टेट का प्रपोजल था, पहला ही प्रपोजल। अब किसी को तो बर्दाश्त होगा नहीं, आज तक थर्ड स्टेट को बोलने का हक ही नहीं था, थर्ड स्टेट को दबा के रखा गया था। और अभी इतना बड़ा जब टैक्स पे करना है, फ्रांस का हालत बहुत बुरा है, तब ये लोग फिलोसफी चाह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सभी स्टेट के पास बराबर वोट है, वो नहीं होगा, ठीक है, सभी लोगों के पास बराबर वोट होगा। ये चीज़ राजा को मंजूर नहीं था, और इसीलिए किंग जो थे, जो लुई 16 थे, रिजेक्ट कर दिए इस प्रपोजल को। और ये इनका, हम बोलते हैं हमारे हिसाब से सबसे भारी नुकसान था, ठीक है, रिजेक्टेड द प्रपोजल, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। जो थर्ड स्टेट के लोग माने थे कि हर एक मेंबर के पास एक वोट होगा इंस्टीट्यूट ऑफ इच स्टेट, हर एक स्टेट के बदले इंस्टीट्यूट ऑफ इच स्टेट, ये इनके लिए भारी पड़ गया ये डिसीजन। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर आपको इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद ये हुआ कि सभी जो लोग थे थर्ड स्टेट का, जब उनके बात ही नहीं माना जा रहा है, उनका वैल्यू ही नहीं है, तो वो लोग रहेंगे क्यों। तो थर्ड स्टेट के जितने लोग थे वो सब निकल गए, ठीक है, वॉकड आउट ऑफ द असेंबली, खिलाफ करते हुए, इस डिसीजन को लेते हुए कि नहीं टैक्स में हम लोग स्टेट जनरल होने ही देंगे, मीटिंग ही नहीं होने देंगे, हम लोग है ही नहीं, हम लोग वोट ही नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बात नहीं माना गया। और अपने आप को एक जो टेनिस कोर्ट होता है वहाँ पे जमा कर लिए सब। और ये बात 20 जून की है जब वो लोग जमा हुए, पहले तो वहाँ से निकल गए, फिर 20 जून को सभी आदमी क्या हुए, वर्सेल्स का ही जो आप लोग सुने थे, पैलेस ऑफ वर्सेल्स, वहाँ पे टेनिस कोर्ट था। ऑफकोर्स खेलने नहीं गए थे, टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे जब लोग जमा हुए और अपने आप को बोले कि मैं भी आज से एक पॉलिटिकल बॉडी हूँ, जिसको वो लोग नेशनल असेंबली बोले, मतलब नेशन को दिखाने वाला असेंबली, ठीक है, पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करने वाला असेंबली, अपने आप को नेशनल असेंबली मान लिए और बोले कि नहीं अब राजा के पावर को लिमिट करना ही पड़ेगा, कि राजा कैसे हम लोग को मना कर सकता है, सबको बराबर वोट देना चाहिए था, तो राजा के पावर को लिमिट करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा। वो कैसे, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है, एक संविधान ड्राफ्ट करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है जानते हैं आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन राइट होता है, अधिकार होता है, लॉ सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके हिसाब से कोई चले, ठीक है। राजा है तो क्या हो गया, उसका भी रूल होता है कि राजा कब क्या डिसीजन लेगा, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के राजा के पावर को सीमित करना है, ठीक है। और इसमें कुछ नोबेल्स जो थे, ठीक है, कुछ प्रिस्ट थे, वो भी मदद किए। चलिए इसी के बारे में देखते हैं अब।
यही चीज़ मैंने आपको लिख लिया कि जो मेंबर जो थे थर्ड स्टेट के वो असेंबली से बाहर आ गए, ठीक है, खिलाफ करते हुए, देते हुए, और अपने आप को देखिए क्या, एज ए स्पोक्स मैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, पूरे फ्रेंच नेशन के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए ये लोग अपने आप को क्या समझे कि हम ही हैं, ठीक है, स्पोक्समैन, मतलब फ्रांस में कुछ भी होगा, कुछ बोला जाएगा तो हम लोग के हिसाब से बोला जाएगा, ये हुआ स्पोक्समैन का मतलब अपने आप को फ्रेंच का रिप्रेजेंटेटिव देखते थे। अभी तक थर्ड स्टेट के थे और अब फ्रांस के देख रहे थे। अब 20 जून को ये सब कहाँ हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेनिस कोर्ट में जमा हुए वर्सेल्स का, और अपने आप को एक पॉलिटिकल बॉडी नेशनल असेंबली घोषित कर दिए, मतलब नेशन का असेंबली, नेशन का सभा, ठीक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है उस तरह से। और स्वेयर, ठीक है, यानी शपथ लिए, क्या चीज़, नॉट टू डिस्पर्स मतलब, ठीक है, निकल जाना, हट जाना, एक जगह से इधर उधर हो जाना, जैसे आप सुनेंगे डिस्पर्स द असेंबली, उसी तरह से डिस्पर्स अंटी, मतलब यहाँ से हटना नहीं है, इस टेनिस कोर्ट से हटना नहीं है, कब तक, जब तक वो पावर जो है किंग का उसको लिमिट ना कर दे, ठीक है, पावर को सीमित ना कर दे। कैसे, तो बाय ड्राफ्टिंग का कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बना के, और संविधान बनाने में तो टाइम लगेगा, तो ये लोग अभी बिजी थे, ठीक है। और इन लोगों में ऑफकोर्स ये सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग नहीं कर रहे थे, कुछ और भी लोग थे जिनको बुरा लग रहा था। जैसे अभी बात करें हम मीराबू का, ये थे एक नॉबल, क्या थे, ए नॉबल मैन जो राजा के पास होते वो सब एक नॉबल मैन थे, लेकिन ये पावरफुल स्पीचेज देते थे। जो लोग जमा थे वहाँ पे थर्ड स्टेट का असेंबली में जो जमा थे, उनको पावरफुल स्पीचेज देते थे, जिससे कि उनका हौसला बना रहे, होश बना रहे, ठीक है, उनका जोश जो है वो बना रहे कि हाँ हम लोग को लड़ना है, हम लोग को हार के नहीं जाना है। जैसे कि हम लोग सोच लिए कि पावर कम करना है राजा का, सीमित करना है तो करके रखेंगे, ठीक है। तो ये जो थे ये क्या किए थे, डिलीवर्ड यानी दिए थे क्या चीज़, पावरफुल स्पीचेज टू क्राउड ऑफ असेंबली, जो भीड़ थी वहाँ पे उन सबको, ठीक है। उसी तरह से एक नाम आता है अब्बू साइज का, ठीक है, अब्बू साइज, ये अब्बू साइज थे प्रिस्ट, अब्बे साइज जो आप पढ़े, अब्बे साइज, ये थे एक प्रिस्ट, ठीक है, पंडित थे, नोबल फैमिली से, लेकिन इन्होंने एक बहुत इन्फ्लुएंसिव पैम्पलेट लिखा, पैम्पलेट समझते हैं ना, जो पूजा पाठ होता है वो, रोट ए पावरफुल पैम्पलेट, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल, जो ऐसा होता है ना कोई चीज़ में आप ऐड ही देखते हैं, किसी कोचिंग का ही या किसी चीज़ का, तो उसमें आप देखते हैं अरे हाँ ये तो सही लग रहा है, बहुत सारा चीज़ दे रहा है फैसिलिटी, तो उसी तरह से ये एक इन्फ्लुएंशियल ऐड देखिए, वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। उसी तरह से एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखे, ठीक है, जिसको वो बोले, उसका नाम दिए व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, व्हाट इज़ द थर्ड। इन्होंने दिखाया कि कैसे थर्ड स्टेट के साथ शुरू से ही बेईमानी होती आ रही है, सिर्फ थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे किया जा रहा है, और ये गलत है। भले ही ये लोग थे नोबेल और प्रिस्ट, आपको लग रहा है नोबेल प्रिस्ट थे तो ये लोग ऐसे क्यों कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को भी लग रहा था, ये लोग भी एजुकेटेड थे, इन लोगों को भी लग रहा था नहीं थर्ड स्टेट के साथ तो जाति हो रही है, वो लोग भी जब आदमी है ना तो उन लोगों को भी सेम राइट देना चाहिए। सेम नहीं तो ये सब तो नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट का कुछ नहीं हो, टैक्स ना देना पड़े, उल्टा लेना ही पड़े, और थर्ड स्टेट को सब कुछ पूरे नेशन का भार पड़ा, ये तो गलत है, सभी को लग रहा था, और यही चीज़ हुआ। अब नेशनल असेंबली जो कि थर्ड स्टेट के वो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो तो वर्सेल्स में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, लेकिन पूरा फ्रांस जो था वो इस टाइम में और उसमें आतंक मच रहा था। कैसे, तो ठंडा हुआ, जैसे कि याद हो आपको, मैंने आपको बताया था कि फसल बर्बाद हो गया था, जिस सब्सिस्टेंस क्राइसिस, याद कीजिए पिछले लेक्चर, तो वहाँ बताया था मैंने कि हेल स्टॉर्म आ गया था, ड्राउट आ गया था, तो विंटर का टाइम है, फसल नहीं हो पाया उस बार, क्यों, यही स्टॉर्म सब आ गया, तो बहुत ज़्यादा विंटर था जिससे बैड हार्वेस्ट हुआ। अब जो था रोटी का, कपड़ा का जो दाम था वो बढ़ गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि सिचुएशन और ख़राब हो गया। अब सप्लाई ही नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। आपको याद हो 1715 से 1789 में 23 से 28 मिलियन पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था, तो इतना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई है नहीं, तो बहुत लंबे लंबे टाइम कतार में लग के, लाइन में लग के लोग क्या करते थे, शॉप से, दुकान से सामान सब खरीदते थे, ठीक है, और कभी कभी ये खत्म हो जाता था, तो इससे क्या हुआ, लोगों में और आतंक मच गया कि अरे रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, हम लोग जिएंगे कैसे, दुकान से में बड़ा बड़ा लाइन लगा हुआ है, तो कैसे जिएंगे। तो ये सब देखते हुए लोग सब एकदम आतंकित थे, इधर उधर कर रहे थे, लगा था कि अरे इस दुकान को लूट रहे थे, उस दुकान को। ये सब देखते हुए राजा को हुआ कि अब तो इस क्राउड को, ये जो लोग जमा हो रहे हैं, इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा जो नेशन है वो और खतरे में आ जाएगा, सभी लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगेंगे सिर्फ रोटी व कपड़ा मकान के लिए, ठीक है। तो राजा इसीलिए ये चीज़ करने के लिए कि झगड़ा रुक जाए, ठीक है, सब शांति से रहे, सिपाहियों को, अपने ट्रुप्स को भेजे पेरिस में, ठीक है, फ्रांस में। लेकिन हुआ क्या, सभी लोगों को लगा कि ये तो आ रहा है किस चीज़ के लिए, हम लोगों को ही मारने के लिए, और इसीलिए इन लोगों ने क्या कर दिया,
इन्हीं लोगों के ठिकाने पे जो कि बास्टिल था उसको तो तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया 14 जुलाई को। तो आपको अब लिंक मिल गया होगा कैसे ये सब हुआ था। काउंट्री साइड में जो गांव का एरिया था वहाँ पे एक और चीज़ हुआ, वहाँ पे एक अफवाह फैली कि जो मैनर होता है, अभी आपको पता चलेगा, मैं लिखूंगा इस सबको, मैनर जो बहुत ज़्यादा ज़मीन रखता है उसको बोलते हैं मैनर। तो मैनर जो है वो भेजा हुआ है, कुछ आदमियों को लिया हुआ है, ठीक है, और उस आदमी को बोला हुआ है कि जाओ सारे फसल जो पक गए थे उस टाइम में उसको बर्बाद कर दो। अब किसान के लिए फसल और उनका जो बेटा बेटी होता है वो बराबर होता है। उनके फसल को आप बर्बाद करने जाएगा, कोई बर्बाद करने जाएगा तो उसको छोड़ेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसीलिए ये सब सुन के जितने लोग थे वैसे ही सब पागल हो रहे थे खाने की कमी से, ठीक है, सब पे अटैक कर रहे थे। इन लोगों के घर पे भी जो मैनर थे उनके घर पे भी अटैक कर दिए, ठीक है, सारा चीज़ लूट लाट लिए। तो चलिए इसी चीज़ को मैं अब आपको लिख देता हूँ। तो देखिए वही चीज़ मैंने लिख दिया हुआ कि नेशनल असेंबली जो था वो बिजी था किसी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। दूसरे लोग थर्ड स्टेट के थे वो वेरी बैड सिचुएशन, बहुत बुरे हालत में थे, टर्मोइल में थे, आतंक वाली कंडीशन में थे। क्यों? क्योंकि ब्रेड का प्राइस जो था वो बढ़ गया था। ब्रेड का प्राइस क्यों बढ़ गया था? क्योंकि बैड हार्वेस्ट हुआ था। बैड हार्वेस्ट क्यों हुआ था? क्योंकि विंटर बहुत ज़्यादा था और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे दूसरे सीजन में ड्राउट आ गया था। एक किसान खेती का तो कोई ठीक नहीं होता है ना, कब क्या हो जाता है। तो बहुत लंबे लंबे टाइम बिकॉज ऑफ लॉन्ग क्यूज, लंबे लंबे लाइन जो होते थे जिसमें वो खड़े रहते थे घंटों के लिए। तो कभी कभी होता है ना, अरे बहुत इमरजेंसी है, खाना के लिए मर रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो कभी कभी क्या होती थी, और ये भी डर रहता था कि रोटी हम लोग जब जाए तब तक रोटी खत्म हो जाए, रोटी खत्म हो जाए। तो ये लोग ओमेन जो थे, कुछ ओमेन जो रहती थी वो अटैक कर देती, स्टॉर्म कर देती किसी में, शॉप में ही, दुकान में ही। अब इस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए जो अटैक हो रहा था हर जगह दुकानों पे कंट्री साइड में, उसको कंट्रोल करने के लिए किंग क्या किए, सेंड ट्रुप्स, मतलब अपने फौजियों का जो सेना था उसको भेजे। कहाँ? सिटी में। लेकिन लोगों को एक नासमझ आ गया, समझ नहीं पाया इस कंडीशन को, मिसअंडरस्टैंड हो गए और ये समझे कि हम पे अटैक किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो उल्टा ही किस पे अटैक कर दिए? ऑन द ट्रुप्स, उसी सेना पे ही। और इस तरह से जो बास्टिल था, हम लोग देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, बास्टिल को तहस नहस कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब विलेज एरिया जो था वहाँ पे एक र्यूमर फैला, एक अफवाह फैला कि मैनर कौन है? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, मैंने यहाँ लिख दिया बिग लैंडलॉर्ड। मैनर जो है, जो बहुत सारा ज़मीन रखते थे, विद देयर पीपल पीपल मतलब उसके जो पहलवान सब होते थे किराए पे, तो पीपल आर ऑन द वे टू डिस्ट्रॉय देयर राइप क्रॉप्स। उनका पका हुआ, अब किसान है, किसान का तो ज़िंदगी रहता है खेती से, उनका पका हुआ जो फसल है उसको बर्बाद करने कौन आ रहा है? मैनर, अपने कुछ आदमियों को लेके। अब इससे और सब में भौचाल मच गया, ठीक है, कि अरे ऐसा कैसे हो गया, सबको डर लगने का। तो ड्यू टू फियर ऑफ दिस देयर क्रॉप डिस्ट्रक्शन, उनका जो क्रॉप अब बर्बाद होने जा रहा था और ये भी क्या अटैक करेगा, पिजन जो थे वो उल्टा ही अटैक कर दिए किस पे? च्यूटेक्स पे। अब ये चैटुएक्स है, वैसे इसका अगर प्योर अब फ्रेंच, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका पूरा फ्रेंच वर्ड में इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको सेट्टो बोला जाता है। जी हाँ, सेट्टो, ठीक, सेट्टो ये चीज़ सेट्यो, और इसको चाने बोलते हैं, से बोलते हैं, सेट्यो इसका पूरा है प्रोनाउंसिएशन, पर आप आराम से इंडियन में इसको बोलते हैं सेट्यूएक्स आप बोल सकते हो। वैसे इसका नाम क्या है? सेट्यो, इसको बोलेंगे सेट्यो यानी सेट्यो, आप छोड़िए सेट्यो सेट्यूएक्स, आप क्या बोलेंगे? मैनर्स के हाउस, मैनर का जो घर रहता था लैंडलॉर्ड का, उस पर अटैक कर दिए। उसमें जितना आप ये इन लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा, ये तो सब तो खून चूसते थे किसानों का, तो इनके पास तो बहुत जमा क्या रहता था? फसल, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनाज रहता था, उस सबको ये क्या कर लिए? लूट लिए, ठीक है, लूटेड स्टोर्ड ग्रेन्स। और जितना डॉक्यूमेंट था, जो कॉपी किताबें लिखा हुआ था, फाइल था जिसमें लिखा हुआ था कि किसका कितना ड्यू है, ठीक है, मैनर के पास कितना पैसा बचा हो, उस सब पेपर को भी जला दिया। अब इससे जो था वो राजा को ये सब पता चला कि आपके समाज में आपके जो प्रजा है वो ये सब कर रहे हैं। तो राजा को थोड़ा सा डर लगा कि अरे हमारा जो प्रजा है वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो लुई 16 को फोर्सली, जबरदस्ती, जो नेशनल असेंबली था, जो देखिए अभी नेशनल असेंबली सिर्फ थर्ड स्टेट माना था कि हम नेशनल असेंबली है, लेकिन माना नहीं था कोई, इसको ये नहीं माना था, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग माने थे। लेकिन लुई 16 जो थे इनको भी जबरदस्ती फोर्सली एक्सेप्टेड नेशनल असेंबली, एक्सेप्ट कर लिया किस चीज़ को, एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज, और मान्यता दे दिए कि हाँ भाई तुम ही नेशनल असेंबली हो, बस ये जो आतंक है पूरे नेशन में उसको बंद करो। एंड रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली, ऐसी है, रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया। और ये भी सिद्धांत मान लिए कि ठीक है, तुम ही लोग जो बोले वही ठीक, मेरा जो पावर है वो मेरे पास पूरा नहीं रहेगा, उसको तुम चेक करवा सकते हो किससे? एक कॉन्स्टिट्यूशन से। पर अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया,
अब 2 दिन का तो काम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया जाएगा एक नेशन के लिए, ठीक है, टाइम लगता है। तो 70-89 का बात हो रहा है यहाँ पे 70-89 में नहीं 91 में बात हुआ था, इसी बात हम लोग अभी करेंगे। तो नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिए, ठीक है, तो नेशनल असेंबली हो, और ये भी मान लिए एंड एक्सेप्टेड चेकिंग ऑफ हिज पावर, चेकिंग ऑफ हिज पावर, इसके पावर का जो भी शक्ति है इसको चेक किया जाएगा किसके द्वारा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तब ये सब जब बात हो ही गया तो 4 अगस्त 1789 का बात है, 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली जो था वो एक डिग्री, एक लॉ पास किया, एक पेपर के रूप में, एक रफ फर्क नहीं होता है उसी को बोलते हैं। तो एक डिग्री पास किया, और डिग्री में क्या था कि फ्यूडल सिस्टम को पहले खत्म करो। राजा पहले ये जब मान लिया कि ठीक है तुम नेशनल असेंबली हो, तुम जो बोलोगे नेशनल के हिसाब से, नेशन के लिए वो हम लोग बात मानेंगे। तो जो थर्ड स्टेट था नेशनल असेंबली, वो नेशनल असेंबली क्या किया, नेशनल असेंबली पास किया, ठीक है, कुछ चीज़ें। पहला चीज़ पास है डिग्री, डिग्री मतलब एक रफ वर्क के जैसे बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बस एक पेपर। उस डिग्री में क्या था, पहला चीज़ था मांग था, डिमांडिंग, जिसमें डिमांड क्या हो रहा था, डिमांडिंग था एबोलिशन, ठीक है, यानी खत्म करना था, उन्मूलन करना था, हमेशा के लिए रिमूव कर देना था किसी चीज़ का, फ्यूडल सिस्टम का। फ्यूडल सिस्टम वो सिस्टम आपको याद हो जिसमें जो किसान लोग थे उनको छोटा ज़मीन दिया जाता था, उनके बदले उसे सर्फिस और टैक्स लिया जाता था, समानती जिसको बोलते थे। तो फ्यूडल सिस्टम हटाओ, ठीक, फ्यूडल सिस्टम। उसके बाद एबोलिशिंग टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस फ्रॉम टैक्सेस बाय चर्च जो लेता था, आपको याद हो अगर, टाइट से लेता था जो कि 1/3 होता था, तो इसको एबोलिश करो, खत्म करो, ठीक है। प्रिविलेज खत्म करो सबका, जो टैक्स नहीं देगा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, क्यों नहीं देगा, वो एक नागरिक नहीं है क्या, है। तो प्रिविलेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट शुड बी एबोलिश्ड, ये भी खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सब खत्म करने के बाद अब जो थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले को भी टैक्स वहाँ पे दिया गया, उससे ज़बरदस्ती बोला कि नहीं तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा अगर यहाँ पे रहना है। तो इसी के बदले जो 2 बिलियन लिबरे था इस पे टैक्स, वो सारा चुक गया, सिर्फ इतना ही से फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाला टैक्स दे दिया। तो समझिए ये अगर पहले ही हो गया रहता, राजा अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेट से मान लिया रहता तो उसका टैक्स पूरा हो ही जाता, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके बाद 2 बिलियन लिबरे का लगभग उनके पास आया टैक्स, सबसे ही सिर्फ टैक्स से 2 बिलियन लिबरे पैसे आ गया, जिससे वो फ्री हो गए। जितना उस पर लोन था 2 बिलियन लिबरे का था ना, वो खत्म हो गया तत्काल के लिए। अब बात यह है कि 1791 में फाइनली क्या हुआ, हमारा जो फ्रांस के जो नेशनल असेंबली थे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, ठीक। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो नेशनल असेंबली 1791 में क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, जिससे कि पावर जो है मोनार्का किंग का उसको सीमित कर दिया गया। अब ये पावर जो थे वो एक हाथ में नहीं थे, सेंट्रलाइज नहीं थे, किसके हाथ में थे, तो 3 अलग अलग बॉडी था, 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके बीच में था। तो इस तरह से जो फ्रांस था वो एक मोनार्क से क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रांस फ्रॉम मोनार्क टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। मोनार्क हुआ जिसमें सिर्फ राजा के पास ही पूरा राइट हो, एब्सोल्यूट राइट, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब राजा तो राज्य करेगा, लेकिन उसका जो पावर है वो किसके द्वारा चेक होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कैसे हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नेशनल असेंबली, मैं इसको लिख देता हूँ पहले। हाँ, तो नेशनल असेंबली जो था वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट किया, 1791 में, जिसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या चीज़ देता था क्या नहीं देता था इसके बारे में। तो पहला चीज़ था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये मेन उनका जो मोटो था वो यही था कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना है। उनका यही लक्ष्य था कि पावर जो है वो एक हाथ में नहीं होना चाहिए, राजा के हाथ में नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए एक हाथ में, राजा के हाथ में, ठीक है। पावर डिवाइड हो, सेकंड इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि पावर डिवाइड होना चाहिए 3 इंस्टीट्यूशन में, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी था। अब ये लेजिस्लेचर कौन था, यानी लॉ जो था, लॉ कहाँ से बनता था, नेशनल असेंबली से। तो मेकिंग लॉ वाज इन कंट्रोल ऑफ नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब ये इनडायरेक्टली इलेक्ट कैसे होता था इसको समझते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग का पीएम का इलेक्शन नहीं होता है, पीएम जो चूज होते हैं उसी तरह से यहाँ भी होता है। जैसे आप हम लोग कॉमन सिटीजन हुए, इसमें जो 18+ होते हैं वो क्या करते हैं, वो वोट देते हैं, और वोट देने से क्या होता है कि एमपी और एमएलए चूज होता है, और एमपी एमएलए फर्दर जो है, जैसे एमपी है वो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, और फर्दर वो जो है वो पीएम को चुनते हैं। उसी तरह का प्रोसीजर यहाँ भी है, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ के, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड होकर हम लोग का भी कुछ सिस्टम है। तो क्या होता था, देखिए
यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर चूजिंग नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो इंडायरेक्टली इलेक्ट होता था बाई इलेक्शन, वो कैसे होता था। तो सभी लोगों को राइट नहीं था, ऑल पीपल वेयर नॉट गिवन राइट, राइट नहीं दिया गया था किस चीज़ के लिए, फॉर गिविंग वोट, ठीक है, वोट देने के लिए। किस किस को दिया गया था थोड़ी देर में बात करते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि उस टाइम में 18 मिलियन का पॉपुलेशन था, तो 4 मिलियन, ठीक है, को ही राइट था आउट ऑफ 28 मिलियन। 4 मिलियन को ही राइट था किस चीज़ के बारे में, हैव राइट टू कास्ट देयर वोट, वोट देने के लिए। अब कास्ट, इसे वोट देने का क्यों ये 4 मिलियन है, क्यों और क्यों नहीं। तो देखिए ऐसा था कि वही आदमी वोट दे सकता है जो टैक्स दे सके, किसके बराबर, एक लेबरर का जो 3 डे का जो अर्निंग होता है उतना अगर टैक्स दे सके। मान लीजिए एक लेबरर एक दिन में 300 कमा रहा है, तो 900 रुपये अगर टैक्स दे रहा है, अगर सिंपल भाषा में समझिए, तो उसके बराबर अगर कोई टैक्स दे रहा है तो उसको वोट देने का राइट होगा। और ये बहुत कम आदमी थे, क्योंकि मैक्सिमम तो पिजान्स थे, तो उनका पॉपुलेशन में था ही नहीं, उनको तो वोट देने का राइट था ही नहीं। और ओमेन को उस टाइम में वोट देने का राइट नहीं था। धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कैसे वो लोग भी ऊपर आए। तो ये लोग जो वोट दे पा रहे थे, ये 4 मिलियन, इनको बोला जाता था एक्टिव सिटीजन, ठीक है। एक्टिव तो समझते हैं ना, सक्रिय, मतलब ये लोग गवर्नमेंट बनाने के काबिल थे क्योंकि ये वोट देते। अब अगेन ये एक्टिव सिटीजन जो थे, ये कभी भी नेशनल असेंबली नहीं चूज करते थे, ये वोट देते थे टू चूज इलेक्टर्स। किस चीज़ को चुनने के लिए, इलेक्टर्स। अब ये इलेक्टर्स कौन होते थे, इलेक्टर्स वो पर्सन होते थे जिसको चूज करता था कॉमन सिटीजन। और ये इलेक्टर्स में से 50,000 मैन होते थे, जिसको मैंने यहाँ भी लिखा हुआ। अब ये 50,000 मैन इलेक्टर्स कौन होते थे, जो हाईएस्ट टैक्स पेयर होते थे, those who pay highest, those who were highest taxpayer, उन्हीं को इलेक्टर के रूप में खड़ा किया जाता था। अब ये इलेक्टर जब खड़ा हो गए, तो इसी इलेक्टर से 15,000 मैन में से क्या होता था कि 745 मेंबर जो थे नेशनल असेंबली के, वो चूज किया जाता था। नेशनल असेंबली में कितने मेंबर थे, 745, ठीक है। तो वो 745 मेंबर्स को कौन चूज करता था, तो इलेक्टर्स। और ये इलेक्टर्स कहाँ से चूज होते थे, सिटीजन के द्वारा, सभी सिटीजन के द्वारा नहीं, ठीक है। कौन सिटीजन के द्वारा, एक्टिव सिटीजन के द्वारा। एक्टिव सिटीजन कौन होते थे, तो डिफिनेशन चलिए पढ़ते हैं एक्टिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अ सिटीजन या अ पर्सन, ठीक है, या मैन, और यहाँ पे मैन ही लिखते हैं हम लोग क्योंकि वुमेन को तब तक राइट नहीं था। मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जिसका एज होना चाहिए 25 ईयर्स, हाँ एज भी लिमिट था, ऐसा नहीं जन्म देने से ही मिलेगा। अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जैसे हम लोग का 18 ईयर है ना, उसी तरह से 25 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा हो, ठीक है। और जो टैक्स दे, हो पेड टैक्सेज, जो टैक्स दे किसके बराबर, इक्वल टू एटलीस्ट, कम से कम इतना दे, नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा इतना, एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेज। जब लेबर होता है उसके अर्निंग के 3 दिन के अर्निंग के अगर बराबर दे रहा है तो वो एक्टिव सिटीजन होगा। अगर नहीं दे पा रहा है मतलब वो एक्टिव सिटीजन नहीं होगा। और जितने आदमी थे, 4 मिलियन ही आदमी थे, और जितने आदमी औरत थी, मैन और वुमेन, उन लोगों को क्या बोला जाता था, ठीक है, पैसिव सिटीजन। ऑल अदर मैन, जो या तो इतना 25 साल के नहीं थे या उसके टैक्स नहीं दे पा रहे थे उतना, तो ऑल अदर मैन एंड वुमेन वे पैसिव सिटीजन, मतलब वो पार्ट नहीं लेते थे गवर्नमेंट बनाने में। रियली में गवर्नमेंट तो बनता नहीं था, रहता तो राजा ही था, पर एक नेशनल असेंबली बनता था जो कि कानून बनाता था, जैसे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। वो कैसे चूज होता था, अगेन मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सिटीजन जो है फ्रांस के, उनमें से जो 25 साल से ऊपर है और 3 दिन के लेबर के वेज के बराबर पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो वो उनको दिया जाता था कि तुम वोट दे सकते हो। वोट देके नेशनल असेंबली को नहीं चूज करते थे, वो एक इलेक्टर्स जो होता था, इलेक्टर्स को चूज करते थे। अब ये इलेक्टर्स कौन होता था, तो इलेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता था, हाईएस्ट टैक्स पेयर, उनको वो बनते थे इलेक्टर्स। तो उस 50,000 इलेक्टर्स रहते थे, उस 50,000 इलेक्टर्स में से चूज किया जाता था किसको, नेशनल असेंबली के मेंबर को। ओके, ये तो बात हुई। अब इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो था कुछ राइट आदमियों का कुछ राइट दिया, ठीक है, जैसे कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कुछ बोलने का अधिकार, जो हम लोग के आज कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब हम लोग फ्रांस से ही इंस्पायर्ड है, इसीलिए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन कि आपको जो भी विचार है वो आप दे सकते हैं। इक्वलिटी फॉर लॉ, ये सब पहले नहीं था, कानून के बराबर, कानून के सामने सब बराबर है, ये सब, ठीक है। ये सब कहाँ से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया, ठीक है। और ये भी बोला गया कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, मतलब ये पूरे जो राज्य है, ठीक है, कंट्री है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्या, कि अपने सिटीजन को बचाया जाए, अपने सिटीजन के राइट को बचाया जाए। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या था, डिक्लेरेशन, यानी
लागू करना किस चीज़ का, राइट्स ऑफ मैन, आदमियों के अधिकार का। स्क्रीन पे वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट दिख रहा होगा, इसमें से मैं कुछ कुछ ऐसे बता देता हूँ, जैसे कि मुझे याद आ रहा है, जैसे मैन जो है वो बॉर्न हुआ है फ्री, जन्म लिया है फ्री, और वो फ्री ही रहेगा और इक्वल है सभी राइट में, ठीक है। पॉलिटिकल एसोसिएशन जितने भी है उनका यह अधिकार है कि वो राइट को, किसी का भी राइट को छीने ना, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करे, ठीक है। लिबर्टी का मतलब होता है कि पावर किसी के साथ जाति ना करे, ठीक है। ऐसा ही बहुत सारा था, ठीक है। सभी सिटीजन को इक्वल राइट है बोलने का, ये करने का, वो करने का, ये सब था, ठीक। और फाइनली इसमें जो था वो क्या था कि इट वाज ड्यूटी ऑफ ए स्टेट, ये स्टेट का ड्यूटी होता था, कंट्री का ड्यूटी ऑफ ए स्टेट, किस चीज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट इच सिटीजन नेचुरल राइट, ठीक है। तो आप पढ़ दे सकते हैं रोक के। तो यही चीज़ था। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या, अब मैं आपको फिर से एक सस्पेंस के साथ छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या राजा जो है वो मान गया होगा, ठीक है, कि लोगों को अपना राइट भी दे दिया, नेशनल असेंबली को मान भी दी गया, तब तो राजा तो अच्छा नहीं किया ना, सब कुछ जो जो सिटीजन बोला वो मान लेगा, तब तो राजा क्या काम का। नहीं, ऐसा नहीं था, राजा भी चुपके चुपके बात कर रहा था अपने देश से, ठीक है, अपने बगल वाला देश से, प्रूसिया से, जिससे कि फिर से वो पावर में आ जाए। और यही चीज़ देख के लोगों में और गुस्सा आया, अभी शांत नहीं हुआ था माहौल, और राजा अपना फिर से गद्दी लेने में, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को हटाने में लगा हुआ था। और इसी से गुस्सा हो गया, लोगों ने क्या किया, और फाइनली फ्रांस क्या कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क रह पाया, क्या मोनार्क रह पाया, क्या किंग जिंदा रह पाए, उसके बाद क्या हुआ फ्रांस का, इस सब को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे कि हाउ फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल, हाउ फ्रांस बिकम रिपब्लिक फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब आज़ाद कैसे हो गया। चलिए देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।